उस आदमी के चेहरे के हाव भाव को भांपकर अमरनाथ की आड़ लेते हुए विदुर ने अंगूठी के अंदर से ही कहा, आप जैसा सोच रहे हैं मेरी अमृतधारा बिल्कुल भी वैसी नहीं है। इस अमृतधारा के जरिए शक्ति के सितारों को बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलती है। ये ट्रेनिंग के दौरान इंसान की खिंची हुई मांसपेशियों को बहुत जल्दी मजबूत कर देती है, जिससे कोई भी अपनी ट्रेनिंग को आगे तक जारी रख सकता है। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। इतना सुनते ही उस आदमी ने शीशी को वापस मेज़ पर रख दिया और बोला, क्या आप थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? उसके इतना कहते ही अमरनाथ एक पल के लिए सोच में पड़ गया। उसने धीमी आवाज में विदुर से कहा, गुरुदेव, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आदमी को अमृतधारा के बारे में कुछ समझ आ गया है और अब ये हमारे खिलाफ कोई साजिश रचने की सोच रहा हो? विदुर ने तुरंत ही शांत स्वर में जवाब दिया, इतना घबराओ मत, पहले उसकी पूरी बात तो सुन लो। तभी उस शख्स ने आगे कहा, दरअसल इस दवा को परखने के लिए मुझे किसी खास आदमी को बुलाना होगा। अब अमरनाथ को विदुर की बातों पर भरोसा हो गया। उसने सिर हिलाते हुए कहा, जी ठीक है, आप जिसे चाहें बुला सकते हैं। इतना कहते ही अमरनाथ पास रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उस आदमी के कमरे से बाहर जाने के बाद भी अमरनाथ और विदुर ने पूरी सावधानी बरती। दोनों बिना एक दूसरे से बात किए चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि वे अपनी पहचान किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहते थे। कुछ ही देर बाद वो आदमी अपने साथ एक और व्यक्ति को लेकर इंस्पेक्शन रूम में लौटा। उस व्यक्ति ने हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे, जिन पर ऐसे निशान थे जिससे साफ पता चलता था कि वो एक हकीम है। उस आदमी ने परिचय देते हुए कहा, ये हमारे नीलामी घर के चरक गुरु हैं। ये महादक्ष रैंक हासिल कर चुके हैं, यानी चुन्ने, एकलव्य और दक्ष रैंक से भी आगे। साथ ही ये हकीम भी हैं, इसलिए इन्हें चरक गुरु कहा जाता है। चरक गुरु की पहचान जानकर अमरनाथ थोड़ा हैरान रह गया। ये पहली बार था जब उसने विदुर की तरह किसी और औषधि निर्माता हकीम को अपनी आंखों के सामने देखा था। चरक गुरु के चेहरे पर वही अहंकारी मुस्कान थी जो अक्सर हर बड़े हकीम के चेहरे पर देखने को मिलती है। चरक गुरु ने शीशी उठाई, ढक्कन खोला और उसे ध्यान से सूंघा, फिर बोले, ये दवा यहाँ तक पहुंची कैसे? क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है, मैसूरिया शहर में ऐसा कोई हकीम नहीं है जो एकलव्य रैंक के लिए अमृतधारा बना सके। इस पर उस आदमी ने तुरंत पूछा, क्या अगर आप कहें तो मैं इसके बारे में पता लगवाऊं? चरक गुरु ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, हकीम बहुत अजीब होते हैं। अगर उसे जरा सी भी भनक लग गई कि कोई जासूसी कर रहा है तो वो और सतर्क हो जाएगा। फिलहाल कोई भी कदम मत उठाना। फिर चरक गुरु ने धीमी आवाज में उस आदमी से कहा, ऐसा कुछ करो जिससे उसे हमारी नीलामी से फायदा पहुंचे। तुम्हें क्या करना है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। उस आदमी ने शातिर मुस्कान के साथ कहा, जी समझ गया, काम हो जाएगा। इंस्पेक्शन रूम से बाहर निकलते हुए चरक गुरु ने चेतावनी दी, याद रखना, भले ही अमृतधारा लाने वाला हमारा दोस्त न बने, लेकिन हमें कोई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि वो हमारा दुश्मन बन जाए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उधर दूसरी ओर नकाबपोश अमरनाथ उस विशाल हॉल में पहुंचा जहां नीलामी चल रही थी। हॉल में रोशनी कम और अंधेरा ज्यादा था। बीचों बीच लाल गाउन पहने एक लड़की खड़ी थी, जिसके ऊपर गोल रोशनी का घेरा बना हुआ था। पूरे हॉल में बस उसी पर रोशनी थी। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज रहा था। अमरनाथ ये नज़ारा देखकर हैरान रह गया। वो लड़की अपनी मीठी और आकर्षक आवाज़ से नीलामी चला रही थी। उसकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि साधारण सी चीज़ की कीमत भी आसमान छूने लगती थी। अमरनाथ ने ऊपर की तरफ एक खाली जगह देखी और वहां जाकर बैठ गया। आसपास की बातें सुनकर उसे समझ आ गया कि नीलामी में आए आधे से ज्यादा लोग सिर्फ उस लड़की को देखने आए थे। वो लड़की दरबार परिवार की नीलामी संभालने वाली सायरा दरबार थी। मैसूरिया शहर में उसकी खूबसूरती के चर्चे चारों ओर फैले हुए थे। गोरा रंग, पतली गर्दन और तीखे नयन नक्श, जो भी वो पहनती उसमें किसी अप्सरा से कम नहीं लगती थी। सायरा को देखते हुए अमरनाथ ने हॉल में बैठे लोगों की तरफ नजर घुमाई। तभी उसकी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसे देखकर वो पूरी तरह चौंक गया। उसके मुंह से निकल पड़ा, बाबा यहाँ पर? अपने पिता नरेंद्र को वहां देखकर कुछ पल तक उसकी नजरें उन्हीं पर टिकी रहीं। उसके मन में ख्याल आया, क्या बाबा भी इस लड़की में दिलचस्पी रखते हैं तभी यहाँ आए हैं? लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वो गलत सोच रहा था। नरेंद्र की नजरें सायरा पर नहीं, बल्कि नीलामी में आने वाली किसी खास चीज का इंतजार कर रही थीं। अमरनाथ ने मन ही मन कहा, आखिर बाबा इस नीलामी में क्या लेने आए हैं? थोड़ी देर बाद उसकी नज़रें मैसूरिया शहर के दो दूसरे दलों, आमिश दल और लिश्कार दल के लीडर्स पर गईं। उन सबको एक साथ देखकर अमरनाथ ने सोचा, आखिर इस हॉल में ऐसी कौन सी चीज़ की नीलामी होने वाली है जिसके लिए इन तीनों दलों के लीडर्स को यहाँ आना पड़ा।
एक बार फिर उसकी नज़र सायरा पर गई। वो मन ही मन सोचने लगा, शायद इस लड़की की खूबसूरती और आवाज़ का जादू ही ऐसा है जो हर किसी को अपनी ओर खींच ले आता है। नीलामी के वक्त जब वो बोली लगाने वालों को देखती होगी, तब यहाँ का माहौल कुछ और ही हो जाता होगा। अमरनाथ अभी यही सब सोच ही रहा था कि सायरा ने अपने दोनों हाथों से 2 बार ताली बजाई। उसके इस इशारे के साथ ही पास रखी एक मेज़ पर लाल कपड़े पर सफ़ेद रोशनी पड़ी। उस लाल कपड़े के नीचे कुछ रखा हुआ था। अगले ही पल सायरा की मीठी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। ये आप सभी के लिए है। आज नीलामी घर में एक अनमोल चीज़ नीलामी के लिए आई है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ बैठे सभी लोगों को ये बहुत दिलचस्प लगेगी और आज इसकी बोली बहुत ऊंचाई तक पहुँचेगी। उसके अगले इशारे पर एक लड़की आगे बढ़ी और मेज़ पर रखे लाल कपड़े को हटा दिया। सबकी नज़रों के सामने अमरनाथ द्वारा लाई गई अमृतधारा की हरे रंग की शीशी दिखाई दी। सायरा ने शीशी को अपने हाथों में उठाया और हॉल में मौजूद हर शख्स को दिखाते हुए कहा, इस शीशी में मौजूद हरे रंग के द्रव को अमृतधारा कहा जाता है। ये अमृतधारा एकलव्य रैंक से नीचे के लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है। जो लोग एकलव्य रैंक हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग में ये बहुत मददगार साबित होगी। अगर यहाँ मौजूद कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों या पोता पोतियों को जल्दी से लव्य रैंक तक पहुँचते देखना चाहता है, तो ये उनके लिए बिल्कुल सही चीज़ है। सायरा के शब्दों ने पूरे हॉल को सोच में डाल दिया। जैसे जैसे वो अमृतधारा के बारे में बताती गई, लोग उसकी बातों में डूबते चले गए। तभी किसी ने सवाल किया, तो क्या ये अमृतधारा सच में शक्तियों के सितारों को तेजी से बढ़ाने में मदद करती है? सायरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हाँ, बिल्कुल। इस अमृतधारा की जांच हमारे गुरुदेव ने की है। इसे शक्तियाँ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। इसके लिए मैं आप सभी को पूरा भरोसा दिलाती हूँ। जैसे ही सायरा ने गुरुदेव का नाम लिया, जिन लोगों को थोड़ा बहुत शक था, उन्होंने भी सवाल करना बंद कर दिया। सभी जानते थे कि गुरुदेव द्वारा जांची गई औषधि कभी गलत नहीं हो सकती। हॉल के कोने में बैठे नकाबपोश अमरनाथ ने राहत की सांस ली और मन ही मन कहा, लगता है आज अमृतधारा के लिए जबरदस्त बोली लगने वाली है। उसका ध्यान फिर से अपने पिता नरेंद्र की ओर गया। उनके चेहरे को देखकर उसे लगा कि वो भी अमृतधारा में दिलचस्पी ले रहे हैं। तभी बोली शुरू हुई। 8500 सोने के सिक्के, 9000 सोने के सिक्के। कुछ ही पलों में बोली बढ़ते बढ़ते 13000 सोने के सिक्कों तक पहुंच गई। शुरुआत में नरेंद्र के चेहरे पर दिलचस्पी साफ दिख रही थी, लेकिन अब वो सिर्फ कीमतों के थमने का इंतजार कर रहे थे। आगे क्या अमृतधारा किसके हाथ लगेगी? क्या अमरनाथ की पहचान सुरक्षित रह पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए अमर योद्धा, सिर्फ मेरी कहानी पर।